हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @अस्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें है ना पहला चैप्टर पढ़े थे हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग, है ना। और इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, इसका 2 वीडियो डाला गया है आपके यूट्यूब चैनल पे, है ना, जिसमें हम लोग बात किए थे कि संसाधन क्या होता है ना, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कितने भागों में बांटा गया है ना। प्रत्येक का हम लोग वर्णन भी कर चुके हैं, प्रत्येक हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। और दूसरे वीडियो में हम पढ़े थे कि संसाधन नियोजन क्या होता है, संसाधनों का संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे कि आज आपको जो पढ़ना है, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है ना, लगभग आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। और जिन बच्चों को मतलब जो वीडियो लगातार जो बच्चे देख रहे हैं, जिनको इस वीडियो से क्लियर हो रहा है सब चीज, अगर उनको नोट्स चाहिए तो कुछ देर वेट कीजिए, है ना। बहुत ही जल्द मतलब इस चैनल के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनेगा, जिसपे आपको लगभग जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इससे, और जो चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाएगा उसका आपको पीडीएफ रूप में उसका जो नोट्स होता है ना, जितना भी क्वेश्चन आंसर है आपके बुक में, जितना भी पॉइंट होता है, जितना भी लिखवा रहे हैं नोट करें तो अच्छी बात है। और नहीं तो है ना, कोई मतलब ज्यादा बढ़ाने वाला बात नहीं है, जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो वैसे वैसे हम उसका नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा आपको। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे संसाधन देखिए, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि संसाधन संरक्षण होता क्या है ना। तो बताया था कि मतलब संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि संसाधन जो होता है हमारे सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और अगर हम संसाधनों का संरक्षण ना करें तो शायद आने वाले भावी पीढ़ी जो है उसको संसाधनों से उतना लोग परिचित नहीं हो पाएंगे, है ना। संसाधन का कमी हो जाएगा, क्योंकि आज हम जिस रफ्तार से संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं, अगर लोग इस विदोहन को ना रोकें तो शायद आने वाले भविष्य में कई संसाधन हमारे समाज से, हमारे आसपास प्रकृति से लुप्त होते जाएंगे, ठीक है। तो बताया था आपको कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसके संबंध में गांधी जी भी कहते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। हमारे मतलब इतिहास में ही मतलब पिछले समय से ही, प्राचीन काल से बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे नेता लोग है ना इसमें लगे हुए संसाधनों के संरक्षण में, ठीक है। जैसे चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, संसाधनों के संरक्षण से संबंधित, है ना। 2-3 आदमी मतलब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताए हैं, लोगों को समझाए हैं। तो उसमें सबसे पहले आपके महात्मा गांधी भी हैं, है ना, जिन्हें देश के राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं हम लोग। तो संसाधनों के संरक्षण के संबंध में महात्मा ने कथन तो पिछले वीडियो में बताया था, इसलिए बता रहे हैं, है ना, कि महात्मा ने कथन क्या था कि मानव के पास पेट भरने के लिए, उन्हें अपनी जीविका को चलाने के लिए बहुत कुछ प्रकृति ने दिया है, लेकिन अगर चाहे कि पेटी भरे तो मतलब संसाधन कम हो सकता है, लेकिन पेटी कम नहीं हो सकता है ना। इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो आपका है चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। इसका आपको और भी आगे जब चैप्टर में आएगा तो थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में विस्तार से, इस चिपको आंदोलन क्या था, ठीक है, आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी इतना ही फिलहाल जानिए कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद एक और है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किए थे मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किए थे मेधा पाटेकर, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि चिपको आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा, और नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर। तो इस तरीके से मतलब कई सारे दार्शनिक और कई सारे नेताओं ने हमारे समाज में, है ना, जो शोषणात्मक कार्य चल रहा है संसाधनों को लेकर के, संसाधनों का जो विदोहन चल रहा है उसके प्रति लोगों को समझाए हैं, संसाधन संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए हैं, ठीक है। तो गांधी जी भी मशीनों का बहुत विरोधी थे, मतलब बहुत बड़े विरोधी थे गांधी जी कि मशीनों के उपयोग होने से हमारे मतलब देश में एक बेरोजगारी वर्ग का बहुत बड़ा उदय हो रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और एक तरफ से मतलब कह सकते हैं कि उनका मानना था कि श्रमिक के कार्य में दक्षता में वृद्धि तो होगा, है ना, पर संसाधनों को मतलब कहने का मतलब कि अगर उद्योग धंधों में मशीनों का उपयोग कम से कम करे तो एक तो बेरोजगारी घटेगा और मानव श्रमिकों में दक्षता बढ़ेगा, कुशलता आएगा, क्योंकि किसी भी काम को करने में श्रमिकों को कार्य कुशलता उनके अंदर होना चाहिए, है ना। और कैसे अगर जब सब काम मशीन करेंगे तो मानव को उसमें आवश्यकता ही नहीं है, तो पहला नंबर की मानव बेरोजगार हो जाएंगे, दूसरे अंदर कि उनके अंदर जितने भी श्रमिक वर्ग हैं उनके अंदर कुशलता का कमी आ जाएगा,
तो इन सभी चीज से बचने के लिए एक ही प्रयास है कि मशीनों का उपयोग कम से कम किया जाए और संसाधनों का विघटन भी कम से कम किया जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें संसाधन संरक्षण का, तो संसाधन संरक्षण के लिए है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे पहला काम हुआ था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है ना सबसे पहला एक आयोग बना। मतलब कहने का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय पूरे विश्व के स्तर पे अगर सबसे पहला कोई अगर संसाधन संरक्षण के बारे में बात किया तो उसका नाम था क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम। तो क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की दिशा में पहला कदम उठाया। कब? 1968 ईस्वी में। ठीक है, क्लब ऑफ रोम इसका वकालत करता है। और उसके बाद 1974 में है ना एक मतलब सुमशेर सिंह नाम के व्यक्ति हैं। ठीक है, मतलब सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक लिखा गया। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, कब? 1974 ईस्वी में। किसके द्वारा? सुमशेर के द्वारा। आपके एग्जाम के लिए बहुत भी एक पॉइंट है ना कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो सुमशेर। कब प्रकाशित किया गया था? 1974 में। और ये पुस्तक इसीलिए फेमस है क्योंकि इसमें गांधी जी के विचारों का मतलब वर्णन किया गया है। ठीक है, और उसके बाद एक और आयोग बना अंतरराष्ट्रीय, फिर उसका नाम था ब्रकलैंड आयोग। ब्रकलैंड आयोग। तो ब्रकलैंड आयोग भी बना है ना, ये बना आपका 1987 में। तो 1987 में बना ब्रकलैंड आयोग, है ना। ब्रकलैंड आयोग बना 1987 में, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लगभग संसाधन संरक्षण में विश्व शांति के लिए है ना, मतलब विश्व जगत में मतलब पूरे विश्व लेवल पे है ना, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 1987 में एक ब्रकलैंड आयोग बनता है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि संसाधन संरक्षण की दिशा में है ना पूरे विश्व को जागृत करना, पूरे विश्व को समझाना। ठीक है, इसमें मतलब इसी आयोग में पहला बार सतत विकास की अवधारणा सामने आया था। इसी आयोग में क्या आया? सतत विकास का अवधारणा दिया कि अवधारणा का मतलब होता है सोच। ठीक है, तो ब्रकलैंड आयोग के तहत 1987 में है ना पूरे विश्व में संसाधन संरक्षण के बारे में लोगों को महत्व समझाया गया और है ना इसी से मतलब यही आयोग जो है सतत विकास का अवधारणा लोगों के सामने लाया। और मतलब कहा गया कि मतलब भविष्य में अगर संसाधन बचाना है ना, भविष्य में जो भावी पीढ़ी आ रही है उसके लिए अगर संसाधन बचाना है तो आपको संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसी सब मतलब इन्हीं सब प्रयासों को देख करके है ना आगे बढ़ा था आपका लगभग 1992 में एक सम्मेलन होता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। उसका नाम क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। कहां हुआ? तो रियो डी जेनेरो, ठीक है, जेनेरो ब्राजील। याद रखिएगा, पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में होगा। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 ईस्वी में। उसके बाद पुनः है ना 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ये हुआ आपका 1997 ईस्वी में। ठीक है, 1997 में होता है। ठीक है, न्यूयॉर्क में होता है। क्या होता है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। इसके बाद फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तीनों आपको याद रखना है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ 2000। ठीक है, 2002 ईस्वी में। कहां पे? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। कहां पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इस तरीके से पूरे विश्व स्तर पे 3 तरह का सम्मेलन होता है ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 ईस्वी में, रियो डी जेनेरो ब्राजील। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1997 ईस्वी में, न्यूयॉर्क में। तीसरा है ना 2002 ईस्वी में, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। तो ये तीनों याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछता है। आपको यहां से पढ़ना है सतत विकास, है ना, यानी कि सतत विकास का मतलब क्या होता है। देखिए, तो सतत विकास करता है कि वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ है ना भविष्य में भी प्राप्त होते रहते हैं, उसे कहते हैं सतत विकास। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि संसाधन जो है मनुष्य के जीविका का प्रमुख आधार है। संसाधनों के बिना हम किसी मानव या किसी भी जीव जगत के, प्राणी जगत के मतलब जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए संसाधनों में सतत विकास का अवधारणा होना बहुत जरूरी है। लेकिन
हमारे समाज के कुछ लोगों ने मान लिया है कि संसाधन जो है प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, और इस कारण से इसका इतना विदोहन किया जा रहा है ना, कि अगर ऐसे ही विदोहन लगातार चलते रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब मतलब संसाधन इस पृथ्वी से, इस प्रकृति से धीरे धीरे खत्म होना पड़ेगा। जैसे अभी के दिनों में आप देख रहे हैं कि पानी, जल संकट सबसे बड़ा समस्या होते जा रहा है ना। तो ऐसे कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आएगी, है ना। जीवाश्मों की समस्या आते जा रहा है, ठीक है। तो लगभग कहा जा रहा है कि जैसे आज सभी व्यक्तियों ने मान लिया है ना, कि संसाधन जो है प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, इस कारण से लोग लगातार इसका विदोहन करते जा रहे हैं, है ना। और अगर ऐसे ही विदोहन चलते रहा लगातार तो मतलब लगभग संसाधन इस पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और मानव का जीवन संकट में घिर जाएगा, क्योंकि व्यक्ति अपने इच्छा में और मतलब लिप्सा के चक्कर में तो इतना संसाधन का विदोहन करने शुरू हो रहा है कि संसाधन के भंडार में चिंता जलीय हाथ ला दिया है, ठीक है। तो संसाधन का आज केंद्रीकरण खास लोग के हाथों में आने से समाज मतलब कई भागों में बढ़ गया है। मतलब समाज के जो संपन्न वर्ग भी है, जो समाज में सबसे अच्छे वर्ग माने जाते हैं, वो भी मतलब संसाधन का विदोहन करते जा रहे हैं। संपन्न लोगों द्वारा भी मतलब इसका विवेकहीन तरीके से दोहन किया जा रहा है ना। इस कारण से पारिस्थितिक तंत्र में संकट उत्पन्न हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। जिस तरह से हमारे सामने कई तरह के देखे, हिममंडलीय तापमान बढ़ चुका है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है ना, पर्यावरण समस्याएं हो रही है, मृदा क्षरण हो रहा है, हमारे सामने कई तरह के प्रदूषण का आज भंडार लगा हुआ है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, है ना। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? संसाधनों का विवेकहीन तरीके से दोहन किया जा रहा है ना। मतलब संसाधनों का हम कह सकते हैं कि बहुत गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। इसका लगातार हम लोग, है ना, तो बर्बादी कर रहे हैं। असमय ऋतु परिवर्तन, अम्लीय वर्षा, ये सब संसाधन के विदोहन का ही दे रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से कहा जाता है कि अगर ऐसे ही विदोहन चलते रहा तो पृथ्वी से जैव संसार बहुत जल्द खत्म होने का कगार पे आ जाएगा, है ना। पृथ्वी से जैव संसार खत्म हो जाएगा। तो इन सभी बातों से आपको यही मतलब लगभग यही आप सीख पाते हैं, है ना, कि लगभग अगर संसाधनों का अगर संरक्षण ना किया जाए तो पृथ्वी पर संकट बहुत जल्द आने वाला है ना। और अगर मान चले अगर इस क्षति को ना रोके हम, तो संसाधन अभी तो वर्तमान में हम लोग को मिल रहा है, लेकिन भविष्य में संसाधन मिलने का उम्मीद बहुत कम हो जाएगा, और जो आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए संसाधन बहुत कम पड़ेगा। तो इसमें लगभग आपका चैप्टर यही करता है ना, कि सतत विकास का अवधारणा संसाधनों के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग किसी भी संसाधन का उपयोग करें, है ना, तो मतलब सोच समझ के करें। बेफिक्र जो होता है मतलब बेकाम का उपयोग ना करें, है ना, बर्बाद करने का प्रयास कम से कम करें, पर्याप्त मतलब बर्बाद करें ही ना करें, चाहे विद्युत हो, पानी हो, किसी भी तरह का संसाधन हो, उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना, तो इससे विद्युत होता है तो इसको बंद कर दे बिजली को, है ना। पानी जितना चाहिए उतना उपयोग कीजिए, यानी कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए, तब जाके संसाधन का संरक्षण हो सकता है और वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही रहा आज आपके चैप्टर का कि संसाधन के संरक्षण के संबंध में सुंदर लोगों ने चिपको आंदोलन किए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर किए। इस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले इसका वकालत कौन किया? क्लब ऑफ रोम ने इसका वकालत किया 1968 ईस्वी में। इसके बाद एक पुस्तक दिया है सुनसेन का, है ना, मतलब स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें गांधी जी के विचारों का वर्णन किया गया है। गांधी जी क्या बोलते हैं कि मशीनों के घोर विरोधी थे वो, है ना, वो चाहते थे कि सभी तरह के काम मनुष्य खुद करे, और इससे होता क्या कि मानव में दक्षता आएगा, कुशलता आएगा, और संसाधनों का विदोहन भी रुक जाएगा, इन संसाधनों का विनाश भी नहीं होगा। तो इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग बनता है जिसका नाम है ब्रंडलैंड आयोग 1987 में, जो सतत विकास की अवधारणा को सामने लाता है और लोगों को पूरे विश्व को समझाता है ना, कि संसाधनों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है, ठीक है। इसके बाद इसी संक्षेप में जब इतने सारे प्रयास चल रहे थे तो पूरे विश्व के अधिकतर देश मिलकर के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किए 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो ब्राजील, ठीक है। इसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, तृतीय हुआ 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, फिर आपका सतत विकास, ठीक है। तो लगभग कहा जाता है इसके बाद एक और सम्मेलन होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है कायोटो सम्मेलन, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कायोटो सम्मेलन कब हुआ था। तो कायोटो सम्मेलन आपका, ठीक है ना, कायोटो सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1997 में, दिसंबर 1997 में जापान में, ठीक है। और इसमें आपने कुल लगभग 159 देश भाग लिए थे, 159 देशों ने भाग लिया, 159 देशों ने भाग लिया था इसमें। तो याद रखिएगा कि कायोटो सम्मेलन कब हुआ था? तो दिसंबर 1997 ईस्वी में। कहां हुआ? तो जापान में, जापान में कायोटो शहर है वहीं पे हुआ था, उसी के नाम पे पड़ गया कायोटो सम्मेलन, है ना। इसका पूरा डेट शायद मतलब 159 देश ने टोटल भाग लिए थे, ठीक है। तो लगभग इस चैप्टर में आप 3-4 पॉइंट बहुत ज्यादा दिए हैं, आप याद रखिएगा। क्लब ऑफ रोम, स्मॉल इज ब्यूटीफुल कौन लिखे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कायोटो सम्मेलन कब और कहां हुआ था,
ठीक है। तो इस चैप्टर आपका जो भारत संसाधन उपयोग पूरी तरीके से खत्म हो गया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसको थोड़ा शेयर कीजिए आप वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इससे जोड़िए और आपके इस चैप्टर से जो नोट्स है, जितना आपका चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, सब आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम बहुत जल्द ही इसमें मतलब चैनल का टेलीग्राम चैनल बन रहा है, आपको इस पे डाला जाएगा। आप उस पे जा करके है ना अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और इसके बाद हम इसका अगले चैप्टर का वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए।